أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है डेट विल कवर मेक और बाय डिसीजन बाय कीपिंग इन व्यू द लिमिटिंग फैक्टर्स। इससे पहले हमने लिमिटिंग फैक्टर्स के हवाले से मेक और बाय डिसीजन में कम या थोड़ी प्रोडक्ट्स का जो है वो मद्देनज़र रखते हुए हमने स्टडी किया था कि जी एक अगर दो या दो से ज़्यादा दो प्रोडक्ट्स होती हैं या तीन प्रोडक्ट्स होती हैं तो उसमें लिमिटिंग फैक्टर जो है उसको हम जो है वो कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और डिसीजन लेते हैं जी कि वेदर द प्रोडक्ट इज़ टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस और इट इज़ टू बी आउटसोर्स्ड और परचेज्ड फ्रॉम द आउटसाइड, या हम ये कहें कि विच प्रोडक्ट इज़ टू बी प्रोक्योर्ड एंड विच प्रोडक्ट इज़ टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो आज हम जो कवर कर रहे हैं दैट इज़ लिमिटिंग फैक्टर्स, मेक और बाय डिसीजन। एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ और इसी पे ही हम इंशाअल्लाह ताला इत्तफाक करेंगे। A company wants to decide whether to make its material in-house or whether to subcontract production to an external supplier. In the past, it has made four material in-house, but demand in the next year will exceed in-house production capacity of 8,000 units. All four materials are made on the same machine and requires the same machine time per unit. Machine time is the limiting production factor. यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं जी कि 8,000 यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर करने हैं। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है बल्कि दैट इज 8,000 मशीन आवर्स या 8,000 यूनिट्स जो कि एक मशीन बना सकती है। बट प्रॉब्लम इज दिस कि पिछले साल तो हमने ABCD यूनिट्स ऑफ मटेरियल बना लिए थे। इस साल जो है प्रोडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली हायर है, रादर डिमांड हायर है। और डिमांड क्या है जी, हमें रिक्वायर्ड यूनिट्स क्या हैं, 4,000 A के, 2,000 यूनिट्स ऑफ B, 3,000 यूनिट्स ऑफ C एंड 4,000 यूनिट्स ऑफ D. In other words, 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 4 13 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने हैं, यह हमारी डिमांड है। बट प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे पास जो मशीन आवर्स हैं, ये जो मशीन है जो इसको प्रोड्यूस कर सकती है इन यूनिट्स को, वो सिर्फ 8,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकती है। इन अदर वर्ड्स क्या हुआ कि 13,000 यूनिट्स में से अगर 8,000 यूनिट्स हम इन हाउस प्रोड्यूस करें तो हमें 5,000 यूनिट्स जो हैं they are required to be outsourced or they are required to be procured from outside arrangements. अब मजीद डाटा जो है वो क्वेश्चन में ये बताता है हमें कि इन हाउस अगर प्रोड्यूस करते हैं तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी। ए की वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज़ है, बी की 13 रुपीज़ पर यूनिट, सी की 9 रुपीज़ पर यूनिट और डी की प्रोडक्ट डी की जो है या मटेरियल डी की 10 रुपीज़ पर यूनिट। इसके साथ एक चीज़ जो कि प्रीवियस मैंने अपनी वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों से शेयर नहीं की थी, ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन लेवल ऐड किया है। दैट इज़ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट मेंशन की गई हैं और ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट जो है वो एज ए होल फिक्स कॉस्ट नहीं है, यानी कि तमाम यूनिट्स की एज ए होल नहीं है। रादर ए की फिक्स कॉस्ट जो कि ए के साथ प्रोडक्ट ए या मटेरियल ए के साथ हम जो है वो एट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सेपरेट बी सी और डी के साथ सेपरेटली एट्रीब्यूट है। सादा ज़बान में हम ये कहेंगे कि अगर ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगी तो या इनमें से कोई एक प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर होगी तो ये कॉस्ट प्रोडक्ट ए को चार्ज हो जाएगी। या तो इसको सेव करना है तो एक यूनिट भी नहीं मैन्युफैक्चर करना,
अगर एक यूनिट भी मैन्युफैक्चर करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स चार्ज जो है दैट विल बी चार्ज्ड, और हम ये कहें कि दैट विल बी accrued to the organization or the company. बी में 8000, 6000 एंड 7000। अब अगर हम ये यूनिट्स जो हैं ये आउटसोर्स करते हैं या हम बाहर से परचेज करते हैं, हम खुद नहीं बनाते, तो हमें ए का यूनिट जो है 9 रुपीज़ कॉस्ट करेगा, बी का 19 रुपीज़, सी का 12 रुपीज़ एंड डी का भी 12 रुपीज़। दूसरे अल्फाज में ए की एडिशनल कॉस्ट टू आउटसोर्स या टू प्रिक्योर आउटसाइड जो है दैट इज 1 रुपीज़ पर यूनिट प्लस ये आपकी फिक्स कॉस्ट। इसी तरह 13 रुपीज़ अगर हम इन सोर्स इन हाउस जो है प्रोड्यूस करते हैं और 90 रुपीज़ हम एक्सपोर्ट्स या दूसरे अल्फाज में आउटसोर्स करवाते हैं तो हमें 6 रुपीज़ एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। यहाँ पर 7 रुपीज़ आ जाएंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट, और इस केस में डी के केस में 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा हमें बियर करने पड़ेंगे। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया जी कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कैश एक्सपेंडिचर्स that would be saved if the production of the material in house is stopped entirely। वही बात आ गई है कि अगर हम इसको सारे के सारे को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो फिर हम ये सेव कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट जो है दैट विल बी इंकर्ड एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे दैट कॉस्ट। अब डिसीजन क्या लेना है जी? डिसीजन ये हमने लेना है, अगर हम शॉर्ट टर्म एक डिसीजन लेना चाहते हैं जी कि कौन से यूनिट्स जो हैं इनमें से मैन्युफैक्चर किए जाएं और कौन से जो हैं वो हम आउटसोर्स करें या बाहर से परचेज करें, तो यही हमारा मेक और बाई डिसीजन भी होगा। 8000 यूनिट्स हैं हमारे, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 13000 डिमांड है, यानी कि कोई से 5000 यूनिट्स ऐसे हैं इनमें से वो कोई एक तो हो नहीं सकते, 4000 ये हो सकते हैं और 2000 ये हो सकते हैं, 1000 इधर से आ सकता है, या 2000 ये और 3000 ये हो सकते हैं तो 5000 बनेंगे, यानी कि कोई दो ऐसे यूनिट्स होंगे या कम्बिनेशन ऑफ 2 यूनिट्स जिनको हम लोगों ने एक्सटर्नली परचेज करना है। टेक्निक क्या है लिमिटिंग फैक्टर्स जब होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सबसे पहले कैलकुलेट पर यूनिट एडिशनल कॉस्ट एंड पर यूनिट सेविंग्स। चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। अब 4000 इज द डिमांड फॉर ए, 2000 इज द डिमांड फॉर बी, 3000 is for C and 4000 is for D. Total 13,000 units is the demand. Extra cost to purchase product A या material A क्या होगी, जिस हमने पहले बताया, ये लास्ट अगर आप स्लाइड में देखें तो अगर 8 रुपए हमें खुद मैन्युफैक्चर करने पे आए और बाहर से हम परचेज करें तो 9 रुपए आए, तो हमें एक्स्ट्रा यूनिट कितनी कॉस्ट करेगी? 1 रुपया पर यूनिट। तो 1 रुपया इसी तरह हमने लिस्ट डाउन कर दी। बी के लिए 6 रुपये, सी के लिए 3 रुपये और डी के लिए 2 रुपीज जो है दैट विल कॉस्ट एडिशनली if this material is purchased या this specific material is purchased from outside per unit जो कॉस्ट आएगी आपको। अब अगर ये सारे के सारे मैन्युफैक्चर करते हैं 4000 यूनिट्स करेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आएगी? अगर हम आउटसोर्स करेंगे, बाहर से परचेज करेंगे तो 4000 रुपये ए की सूरत में, बी मटेरियल की सूरत में 12000, सी की सूरत में 3000 मल्टीप्लाई बाई 3 9000 एंड डी की सूरत में 4000 मल्टीप्लाई बाई 2 8000 एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर ये सारे के सारे हम आउटसोर्स करेंगे तो हमें उसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो बच जाएगी। तो हम ये कर लेते हैं जी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट तो हमें 4000 रुपये आएगी, लेकिन हमारे 5000 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, सेविंग हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें जो डिफरेंशियल अमाउंट आ रही है वो क्या है? 1000 रुपीज सेव हो जाएगी प्रोडक्ट ए की अगर हम आउटसोर्स करते हैं। प्रोडक्ट बी में क्या है जी? एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर हम परचेज करेंगे तो 12000 आएगी, लेकिन उसके साथ हम 8000 रुपये जो है वो सेव भी कर सकते हैं, तो नेट एक्स्ट्रा कॉस्ट में 4000 आ जाएगी। अकॉर्डिंगली सी और डी में 3000 और 1000 रिस्पेक्टिवली हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग या आउटसोर्सिंग आएगी। अब यहां पर हम ये चीज देख रहे हैं
कि अगर हम प्रोडक्ट ए को आउटसोर्स करें तो हमारी ना सिर्फ कॉस्ट मतलब जो है वो कवर होती है, बल्कि 1000 रुपीज की सेविंग होती है। कैसे? हम अगर इसको परचेज करेंगे तो हमें ₹1 एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है, वेरिएबल कॉस्ट 4000, और 5000 रुपए जो हमारे सेव होते हैं फिक्स कॉस्ट से। तो इन अदर वर्ड्स अल्टीमेटली हम 1000 रुपया सेव करेंगे इफ द प्रोडक्ट ए इज आउटसोर्स्ड। तो यहाँ पे ये चीज तो डिसाइड हो गई कि प्रोडक्ट ए तो हमने आउटसोर्स करनी है। क्यों? कि बाकियों में एक्स्ट्रा कॉस्ट तो आ रही है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आ रही, बल्कि 1000 रुपए सेव हो रहे हैं। ठीक हो गया सर, ये क्लियर हो गया। 4000 यूनिट्स तो हम मैन्युफैक्चर कर लेंगे, सॉरी आउटसोर्स कर लेंगे, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम अगर 4000 प्रोडक्ट ए के आउटसोर्स करते हैं तो हमें 1000 रुपया बच जाएगा। अब हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स कितना रह गया? 8000 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वेयर एज बी सी डी में से हमें क्या करना पड़ेगा? 4 और 3 7, 8 और 9000 यूनिट्स जो हैं वो हमने मैन्युफैक्चर करने हैं, और 8000 की कैपेसिटी है। तो 1000 यूनिट्स जो हैं वो हमारे कहीं ना कहीं से हमने आउटसोर्स करने हैं, ए के, बी के या सी, सॉरी बी, सी या डी, इनमें से कोई एक यूनिट ऐसा होगा या एक टाइप ऑफ मटेरियल ऐसा होगा जिसके 1000 यूनिट्स जो है विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्योर्ड आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है, तो हमने करना क्या है कि जहां पे हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो और हम ज्यादा से ज्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ले सकें। यहां पर अब हम देखेंगे कि पर यूनिट हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट किसकी कम पड़ रही है। जिस मटेरियल टाइप की एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट हमें कम पड़ रही होगी, हम उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, या हम कहेंगे कि ये यूनिट जो हैं ये हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पे सेविंग कर रहे हैं, या ये हमें सस्ते पड़ रहे हैं, आउटसोर्सिंग में हमने उसको परचेज करना है। इसके लिए हम करते क्या है? 4000 इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट बी या मटेरियल बी, और हमने 2000 यूनिट्स परचेज करने हैं। इन अदर वर्ड्स हमारा ₹2 एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है। 4000 डिवाइड बाई 2000 इक्वल्स, हम कहेंगे ₹2 एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है। अगर हम बी सारे का सारा आउटसोर्स करते हैं, या बी में हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, सी में ₹1 एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, और डी में 25 पैसे, 1000 डिवाइड बाई 4000, डी में हमें 25 पैसे एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर ₹2, ₹1, 25 पैसा। तो यहां पर सबसे कम एक्स्ट्रा कॉस्ट किसकी आ रही है? डी की। डी को हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, लेकिन हम इस तरह अगर करेंगे, हमें एक फैक्टर और ज़हन में रखना है कि हमारी ये कॉस्ट जो सेविंग हो रही है ये ओवरऑल 1000 रुपीज हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें एक फिक्स कॉस्ट है ये बियर करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम डी के 1000 एक्स्ट्रा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते, आउटसोर्स भी करते हैं, तो 3000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने से हम लोगों को फिक्स कॉस्ट से खलासी नहीं मिलेगी। फिक्स कॉस्ट जो है वो हर सूरत में हमें पे करनी पड़ेगी 7000 रुपीज। अब हम करेंगे क्या? अब हम देखेंगे कि यार 7000 रुपीज तो हमें बियर करना ही करना है, तो ₹2 कॉस्ट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग है, टू परचेज है। ठीक हो गया। तो हम जरा इसको एक असेसमेंट करते हैं कि 3000 यूनिट्स अगर हम मैन्युफैक्चर करें तो हमें, और 1000 आउटसोर्स करें तो हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 3000, क्योंकि हमारे पास यही तरीकेकार है, 3000 मतलब यही एक ऑप्शन हमारे पास कि 1000 हमने आउटसोर्स करने हैं, तो बाकी 3000 हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जरा ये सोचें कि अगर 3000 हम आउटसोर्स करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे और 1000 आउटसोर्स करेंगे, तो हमें एक फिक्स कॉस्ट तो पड़ रही है। 3000 हमें इन हाउस मैन्युफैक्चर करने से कॉस्ट कितनी आती है? जरा हम अपनी बैक स्लाइड पे जाएंगे। इन हाउस वेरिएबल कॉस्ट per unit is 10 rupees, and 7000 is the fixed cost. So 3000 into 10 equals 30,000 plus 7000.
37,000 तो हमें 3,000 यूनिट्स की कॉस्ट आएगी। वेयरएज 1000 यूनिट्स हम आउटसोर्स कर रहे हैं तो ये हमें पड़ेंगे 12,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी 37,000 प्लस एडिशनल जो आउटसोर्स करने हैं 12 रुपए के हिसाब से 1000 यूनिट्स, 37 प्लस 12,000 इक्वल्स 49,000। कितनी कॉस्ट हुई 49,000। अगर हम 1000 यूनिट डी के आउटसोर्स करते हैं या बाहर से परचेज करेंगे, वेयर एज 3,000 इन हाउस प्रोड्यूस करेंगे। इस 49,000 को जरा माइंड में रख लें। अब जरा एक काम और करें, जरा अगर 12 रुपए के हिसाब से 4,000 यूनिट सारे के सारे मैन्युफैक्चर कर लें, सॉरी आउटसोर्स कर लें, परचेज कर लें, तो फिर कितने के पड़ेंगे 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 4,000 इक्वल्स 48,000। तो भाई अगर हमें ये सारे के सारे यूनिट्स आउटसोर्स करने से सस्ते पड़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस फिक्स कॉस्ट फैक्टर, तो हम क्यों ना सारे के सारे यूनिट्स आउटसोर्स करें, बजाय इसके कि 3,000 यूनिट्स को जो है वो हम आउटसोर्स करें, सॉरी इन हाउस मैन्युफैक्चर करें और 1,000 को आउटसोर्स करके टोटल 49,000 इनकर करें। हम सारे के सारे जो है यूनिट्स आउटसोर्स करेंगे तो हमें 48,000 कॉस्ट आएगी। तो देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू सेविंग इन अ पोजीशन ऑफ सेविंग या सॉरी इनकरिंग द 48,000 रुपीज, और वी विल बी इन अ बेनिफिशियल पोजीशन। तो यहां पर हमने डिसीजन क्या लिया कि हम एक भी सारे यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर लेंगे, मशीन को भी ईज आउट कर देंगे, मशीन भी जो है हमारी कम यूज होगी, और हम जो है वो 2,000 यूनिट्स बी के इन हाउस प्रोड्यूस कर लेंगे, 3,000 इन हाउस प्रोड्यूस कर लेंगे, और 4,000 यूनिट्स जो हैं वो सारे के सारे डी के भी आउटसोर्स या आउटसाइड परचेज कर लेंगे। अगर इस एक चीज ध्यान में रख लें, अगर यहाँ पे ये फिक्स कॉस्ट का फैक्टर ना होता तो फिर हम लोग क्या करते, फिर हम 3,000 यूनिट्स इन हाउस मैन्युफैक्चर करते क्योंकि हमारी मशीन के अंदर कैपेसिटी मौजूद थी, लेकिन 1,000 हम जो है वो आउटसाइड परचेज कर लेते। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। इसको थोड़ा सा इसको अगर हम समराइजिंगली करें तो क्या है जी, इट वुड सेव ₹1,000 इन कैश टू बाय मटेरियल ए एक्सटर्नली, यानी कि हम मटेरियल ए सारे के सारे अगर एक्सटर्नली परचेज करेंगे तो हमें 1,000 रुपया बचेगा। इफ फुल प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड फॉर अदर मटेरियल्स, ओनली प्रोडक्ट ए वुड बी परचेज्ड एक्सटर्नली। However, there is insufficient capacity to produce all three materials in house। हमारे पास रिमेनिंग जो 3 मटेरियल्स हैं B, C और D, उसकी कैपेसिटी क्या, वो रिक्वायर्ड कितने हैं 9,000 यूनिट्स, और हमने मैन्युफैक्चर करने, हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 8,000 की है, तो 8,000 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नाउ व्हाट टू डू, हमें इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बी, सी या डी में से किसी एक में से 1,000 यूनिट जो है दैट मस्ट बी परचेज एक्सटर्नली, जिस तरह मैंने पहले बताया। द एडिशनल कॉस्ट ऑफ बाइंग डी एक्सटर्नली इज लीस्ट फॉर दीज 3, वो मैंने आपको बताया एडिशनल कॉस्ट इज 25 पैसा फॉर डी। लेकिन इफ इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल डी इज रिड्यूस्ड टू 3,000 units, the additional cost of external purchase would be only 6,000, so that 1,000 would be saved by purchasing all D externally, all of the D units externally या D material externally। मैं ये जो आपके सामने स्लाइड्स है ये बेसिकली इस पर्पस के लिए है कि जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने इसको नरेटिवली बयान करना है। पहले ये वाली कैलकुलेशन शो करेंगे, इन कैलकुलेशंस के नीचे इसको नरेट करेंगे, और नरेशन आपकी इस तरह होनी चाहिए कि 1,000 रुपये हमें इधर से बच रहा है, बाकी 8,000 यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर करने हैं, हमारे पास 9,000 की रिक्वायरमेंट है, मजीद 1,000 बी, सी या डी में से किसी एक से हम परचेज करेंगे, एक्सटर्नली परचेज होना है। तो ये आप हमें डी लीज तो पड़ रहा है, लेकिन हम ये देखें कि अगर हम डी जो है उसमें 3,000 यूनिट्स खुद मैन्युफैक्चर करें, वेयर एज 1,000 आउटसोर्स करें तो वो हमें महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर हम जो है वो सारे के सारे डी एक्सटर्नली परचेज करें या आउटसोर्स करें तो हमें 1,000 रुपया उस पर बच जाता है। तो इसलिए डिसीजन इज व्हाट, डिसीजन इज कि ए के 4,000 यूनिट्स इज टू बी परचेज्ड एक्सटर्नली, डी के 4,000 यूनिट इज टू बी परचेज्ड एक्सटर्नली, और रिमेनिंग बी और सी यूनिट्स आर टू बी
manufactured internally. I hope in this way you will be in a position to understand how the limiting factors affects the make and buy decisions, and how the management accountancy techniques helps you in order to decide what is the way or how to maximize the profitability of the organization by using the limiting factor techniques and taking the make or buy decisions. I hope it's quite clear to all of you. यहाँ पर मैं इसको सम अप करूँगा. Till next time, thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fi aman Allah.